क्लास 9th। हमने अभी तक पहाड़ों में रहने वाले चरवाहों के बारे में पढ़ा और उनका चराने का जो तरीका था उसके बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। और ये जो चरवाहे हैं पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में रहते हैं। देखते हैं ये कौन कौन से चरवाहा समुदाय हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इसको। चरवाहे केवल पहाड़ों में ही नहीं रहते थे, वे मैदानों में, रेगिस्तानों में और पठारों में भी काफ़ी संख्या में मौजूद थे। एक धंगर समुदाय है जो महाराष्ट्र में पाया जाता है, चरवाहा समुदाय है। इस समुदाय की 20वीं शताब्दी में लगभग 4,67,000 जनसंख्या थी। इस समुदाय के लोग कंबल और चद्दर बनाते थे, भैंस पालते थे, अधिकतर अपनी भेड़ बकरियां चराकर गुजारा करते थे। बरसात के दिनों में धंगर गडरिये महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे। ये जो इलाका था मध्य पठार का, ये अर्ध शुष्क था। यहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ नहीं थी, बारिश भी कम होती थी, चारों तरफ सिर्फ कांटेदार झाड़ियाँ होती थी। आप सबको पता है कि कांटेदार झाड़ियाँ ज़्यादातर वहीं पर उगती हैं जहाँ बारिश कम होती है। रेगिस्तान का इलाका बन जाता है। यहाँ पर सिर्फ बाजरा ही हो पाता था, क्योंकि बाजरा जो है कम पानी वाली फसल है, तो सूखी फसलों के अलावा यहाँ और कुछ नहीं उगता था। बाजरा के अलावा यहाँ पर और कोई फसल नहीं होती थी। मानसून में ये इलाका धंगरों के लिए विशाल चरागाह बन जाता था। अर्थात यहाँ पर चारों तरफ जब बारिश होती थी, मानसून आता था, तो चारों तरफ घास उग जाता था और पशु चराने का एक अच्छा स्थान इनको मिल जाता था। अक्टूबर के आसपास धंगर बाजरे की कटाई करते थे और चरागाहों की तलाश में पश्चिम की तरफ चल पड़ते थे। लगभग 3 महीने पैदल चलने के बाद वे अपने रेवड़ों के साथ कोंकण के इलाके में जाकर डेरा डाल देते थे। कोंकण के इलाके अच्छी बारिश और उपजाऊ मिट्टी की बदौलत इस इलाके में खूब बारिश होती थी। कोंकणी किसान भी इन चरवाहों का दिल खोलकर स्वागत करते थे। जिस समय धंगर कोंकण पहुंचते थे, उसी समय कोंकण के जो किसान लोग थे उनकी खरीफ की फसल काट कर अपने खेतों को रबी की फसल के लिए दोबारा तैयार कर रहे होते थे। अर्थात दोबारा उनको उपजाऊ बनाना होता था। खरीफ की कटाई के बाद खेतों में बच गई ठूंठों को धंगरों के मवेशी खाते थे। यानी जैसे हमने बाजरा और दूसरी जो फसलें हैं जैसे ज्वार है और कुछ जो भी कुछ बोया जाता है, तो उसके जो अवशेष होते हैं उनको धंगरों के पशु खा लेते थे और धंगरों के पशु उनके खेतों में चरते थे, तो गोबर जो भी गोबर वो करते थे उससे उस खेत को खाद मिलती थी। धंगरों को कोंकणी किसान चावल देते थे। धंगर इनको अपने साथ वापस पठारों में ले जाते थे। इस तरह अनाज वहाँ इस तरह का अनाज नहीं होता था। यानी जहाँ पर धंगर समुदाय रहते थे वहाँ पर चावल की खेती नहीं होती थी। मानसून की बारिश शुरू होते ही धंगर कोंकण और तटीय इलाके छोड़कर सूखे पठारों की तरफ लौट आते थे। क्योंकि सीजन अब बदल चुका है। भेड़ जो है बारिश को सहन नहीं कर पाती, गीले मानसूनी हालत को बर्दाश्त नहीं कर पाती। भेड़ और बकरी ये बारिश में इनको भीगना इनके लिए अच्छा नहीं है और ये सूखे इलाके की तरफ चल पड़ती है। इसलिए जो पशु पालने वाले हैं कोंकण वाले इलाके को छोड़ देते हैं और तटीय इलाके सूखे इलाके की तरफ लौट आते थे। यहाँ पे 3 वर्ड आए हैं भी अभी नए, एक रबी, एक खरीफ और एक ठूंठ। इनके बारे में देखिए आप। रबी
रबी आप सबको पता है, हम अभी जो हमारे खेतों में फसल बोई गई है वो खरीफ की फसल है। इसकी खरीफ की फसल की अब लगभग कटाई हो रही है। कहीं पर बाजरा काटा जा रहा है, कपास चुगी जा रही है, ज्वार भी कटाई पे है, और जो धान है वो नेक्स्ट मंथ में या उससे अगले मंथ में कटाई हो जाएगी। तो रबी की फसल जाड़ों में बोई जाती है और उसकी कटाई मार्च के बाद शुरू होती है। खरीफ की फसल सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है और ये अप्रैल मई में बोई जाती है। आप सबको पता है, अप्रैल मई में कपास, ज्वार, बाजरा, अरहर ये सारी फसलें बोई जाती हैं। ठूंठ पौधों की कटाई के बाद जमीन में रहने वाले उनकी जड़। तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी सूखे मध्य पठार घास। अब ये टॉपिक आया है। अब देखिए यहाँ पर है, ये जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में रहने वाले थे, ये क्या करते थे, अपने जानवरों की देखभाल के साथ साथ कई दूसरे काम भी करते थे। पहाड़ी चरवाहों के विपरीत यहाँ के चरवाहों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना सर्दी गर्मी से तय नहीं होता था। यानी पहाड़ी जो समुदाय, पहाड़ी चरवाहे थे, वे अपने गर्मियों में अलग स्थान पर चराते थे और सर्दियों में अलग स्थान पर चराते थे, और इसी तरह ये चराते, लेकिन इनका आना जाना सर्दी गर्मी से तय नहीं होता था। ये लोग बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते थे, बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से। सूखे महीनों में वे तटीय इलाकों की तरफ चले जाते थे, जबकि बरसात शुरू होने पर वापस चल देते थे। मानसून के दिनों में तटीय इलाकों में जिस तरह के गीले दलदली हालात पैदा हो जाते थे, वहाँ पर वे सिर्फ भैंसों को ही वहाँ पे आनंद आता था, रास आता था। ऐसे समय में बाकी जानवरों को सूखे पठारी इलाकों में ले जाना जरूरी था। बंजारों का एक और बंजारा चरवाहों का आना जाना, बंजारा चरवाहों का भी एक आना जाना नाम है, जाना पहचाना नाम है। बंजारा चरवाहों का भी एक जाना पहचाना नाम है। बंजारे कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पंजाब के इलाकों में रहते हैं। ये लोग बहुत दूर दूर तक चले जाते थे और रास्ते में अनाज और चारे के बदले गांव वालों को खेत जोतने वाले जानवर और दूसरी चीज़ें बेचते थे। यानी ये बंजारे जो हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पंजाब के इलाकों में पाए जाते थे। ये लोग अपने पशुओं के साथ दूर दूर तक चले जाते थे और रास्ते में अनाज और चावल या हरा चारा लेते थे गांव वालों से, और इसके बदले में उन्हें अपने खेत में काम करने वाले पशु, खेत जोतने वाले और दूसरी चीज़ें बेचते थे। वे जहां भी जाते अपने जानवरों के लिए अच्छे चरागाहों की तलाश करते। ये जैसे ये चित्र दिखा रखा है, अपने ऊँट के साथ एक ऊँट पालक। राजस्थान में जैसलमेर के निकट थार का रेगिस्तान है। इस इलाके के ऊँट पालकों को मारू, राइका और उनकी बस्ती को ढंडी कहा जाता है। राइका समुदाय जो है राजस्थान के समीप रेगिस्तान में रहता था। यहाँ बारिश लगभग नहीं होती थी, अगर होती भी थी तो बहुत कम मात्रा में होती थी। इसी कारण हर साल उत्पादन बहुत कम होता था। दूर दूर तक बहुत सारे इलाकों में कोई फसल नहीं होती थी। इसके चलते राइका जो लोग थे वो खेती के साथ साथ चरवाही यानी पशु चराने का काम भी करते थे। बरसात में तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर के राइका अपने गाँव में ही रहते थे। इस दौरान वहाँ उन्हें हरा चारा मिल जाता था, परंतु अक्टूबर के आते आते ये चरागाह जिस स्थान पर पशु चराते थे वो सूखने लग जाते और परिणाम स्वरूप ये जो लोग हैं नए चरागाहों की तलाश में दूसरे इलाकों की तरफ निकल जाते थे। अगली बरसात में ये वापस लौट आते थे।
और राइकाओं का एक तबका ऊँट पालता था और कुछ दूसरा तबका यानी कुछ जो लोग थे वो भेड़ बकरी पालते थे। इस तरह हम देखते हैं कि चरवाहा समुदायों की ज़िंदगी कई चीज़ों के बारे में काफ़ी सोच विचार करके आगे बढ़ती थी। उनके रेवड़ एक इलाके में कितने दिन तक रह सकते हैं और कहाँ पानी और चरागाह मिल सकते हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ता था। वे लोग इस बात को भी ध्यान में रखते थे उन्हें किन इलाकों में गुजरने की छूट मिल जाएगी। उनको पता था कि यहाँ से आते जाते टाइम कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, और किन इलाकों में छूट नहीं मिलती थी। उन्हें एक इलाके से दूसरे इलाके में आने का सही समय भी चुनना पड़ता था। सफ़र के दौरान उन्हें रास्ते में पड़ने वाले गांव के किसानों के साथ अच्छे संबंध बनाने पड़ते थे, क्योंकि रात के टाइम वे किसी न किसी गांव में ज़रूर रुकते थे ताकि उनके जानवर किसानों के खेतों में घास चर सके और उनको उपजाऊ बनाते चले। इनकी रोजी रोटी के जुगाड़ खेती, व्यापार और चरवाहे ये सारे काम करने पड़ते थे। आइए अब हम अंग्रेजी शासन के दौरान इन पर क्या असर हुआ ये देखते हैं। ये हम कल पढ़ेंगे भी। एक ये चीज़ और रह गई है, मारू राइकाओं की वंशावली बताने वाला। यानी मारू जैसे हमारे यहाँ पर पंडे आते हैं, तो मारू राइकाओं की वंशावली यानी पूरा हिस्ट्री बताने वाला कौन है ये। इस तरह की मौखिक परंपराओं से चरवाहा समुदाय को अपनी पहचान का भाव मिलता है। इन परंपराओं से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई समूह अपने अतीत को किस प्रकार, यानी इनके पीछे का इतिहास बताते हैं मारू राइकाओं का। तो ये बताने वाला समुदाय है मारू राइकाओं का। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम बाद में देखते हैं।